हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न ई स्पोर्ट चैनल। तो गाइस, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की 1000 एमसीक्यू सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे अपना पार्ट नंबर 15। ठीक है। वन से लेकर 14 तक सारे पार्ट्स हमारे इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। इसी के साथ साथ हमारे चैनल पर कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस के भी वीडियोस और कंप्लीट स्टैटिक जीके के भी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वो सारे वीडियोस भी आप लोग कवर कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द ILO, एन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ILO का फुल फॉर्म क्या है? तो ILO का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो थोड़ा सा जान लीजिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सबसे पहले तो ये यूएन की एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। ठीक है। अब दूसरी चीज, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। और इसी का इसका जो मेन काम है वो है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना किसको? इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स, यानी कि लेबर के विरुद्ध जो भी अत्याचार हो रहे हैं उन सारी चीज़ों को देखना, कहाँ पर लेबर लॉस एप्लीकेबल नहीं हो रहा है किस कंट्री में, उन सारी चीज़ों को देखना इसका काम है। अभी इसके अंतर्गत करंटली 187 मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है। और जो 40 फील्ड ऑफिसर्स हैं इसके वर्ल्ड के अंदर। ठीक है। तो ये एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा यहाँ पर, फॉर यूजिंग द सेफ पे डिपॉजिट लॉकर फैसिलिटीज बैंक्स कस्टमर्स पे। बैंक कस्टमर को लॉकर फैसिलिटीज के लिए क्या पे करना पड़ता है? तो इसका आंसर जो है रेंट ऑन लॉकर। तो लॉकर पे जो एक रेंट होता है वो बैंक को पे करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सपेंड मैट रिलेटेड टू टैक्स। पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है डी ऑप्शन है हमारा यहाँ पे, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। तो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स क्या होता है इसको जान लेते हैं। सबसे पहले तो याद रखिए ये इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है। मैट जो होता है, और ये जनरली उन कंपनीज के ऊपर लगाया जाता है जो ह्यूज प्रॉफिट्स कमाती हैं, दोज हु कंज्यूम्स ह्यूज प्रॉफिट, लेकिन वो टैक्स नहीं पे करती हैं। दे डू नॉट पे द टैक्सेस। वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तो देंगी, लेकिन उन डिविडेंड पे दिया जाने वाले टैक्स को वो पे नहीं करती हैं। ठीक है। तो इसलिए इनको बोलते हैं मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास, विच एजेंसी इज प्रोवाइड फाइनेंशियल रिफाइनेंस ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए जो रिफाइनेंस होता है, पैसा होता है, वो कौन सी एजेंसी प्रोवाइड कराती है? इसका आंसर जो है आपका वो है एक्सिम बैंक। एक्सिम का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। और 1982 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ईयर याद रखिएगा 1982। और जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। मुंबई इज द हेडक्वार्टर ऑफ दिस बैंक। और जनरली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रेडिंग में इस बैंक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजर्व मनी। व्हाट इज रिजर्व मनी, RM किसको बोलते हैं? तो इसका जो आंसर है गाइस वो है हमारे पास, ये ऊपर के जितने भी 3 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ये इसका आंसर है। करेंसी इन सर्कुलेशन विद द पब्लिक, डिपॉजिट ऑफ सम पीपल विद RBI, कैश रिजर्व्स ऑफ द बैंक। ये तीनों ही हमारे कहलाते हैं रिजर्व मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इज टू। जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनका जो मेन फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है, वो क्या होता है? तो उसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है, पहला है मोबिलाइज द रिसोर्सेज इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर फाइनेंसिंग इट्स मेंबर टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल। तो डिस्ट्रिक्ट में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को प्रमोट करना मेंबर्स के बीच में। दूसरा है टू चैनलाइज द फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम द कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कोऑपरेटिव बैंक से फ्लो ऑफ फंड्स को चैनलाइज करना। ये दोनों ही आंसर हैं इसके, तो हमारा आंसर है ऑल ऑफ द above। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ MSF बाय RBI। सबसे पहले समझिए MSF क्या होता है। व्हाट इज MSF? MSF इज नोन एज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है। अब मान के चलिए कि एक बैंक है, मान लेते हैं एक्सिस बैंक है ये। ठीक है, इट इज नोन एज एक्सिस बैंक। अब इसके पास आए अंबानी आए। ठीक है, अंबानी साहब आए इसके पास और इन्होंने बोला कि हमको 10 करोड़ 100 करोड़ रुपए हमको चाहिए रात ही रात में। ठीक है, हमको लोन चाहिए आपसे 100 करोड़। अब एक्सिस बैंक ने कहा हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं। तो एक्सिस बैंक गया किसके पास? RBI के पास, और उसने बोला कि हमको ओवरनाइट चाहिए। ठीक है, ओवरनाइट लोन हमको यहाँ पर आप प्रोवाइड करा दीजिए और हम आपको ये जो अमाउंट है वो तुरंत प्रोवाइड पे बैक कर देंगे कुछ टाइम बाद। तो यहाँ पर क्या हुआ, RBI ने कहा कि आपको इतना बड़ा अमाउंट चाहिए तो हम हाई इंटरेस्ट लेंगे आपसे। ठीक है, और जो इंटरेस्ट होता है वही कहलाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है,
LAF भी इसको बोलते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। तो इसका आंसर जो है गाइस हमारे पास हो सकता है टू कंटेन द वॉलेटिलिटी इन द ओवरनाइट इंटरबैंक रेट्स। तो ओवरनाइट में जब आपको पैसा चाहिए रात में, तो उसको बोलते हैं MSF फैसिलिटी। नेक्स्ट है द प्रमोटर ऑफ लोकल एरिया बैंक्स में कंप्राइज। तो लोकल एरिया बैंक्स के जो प्रमोटर्स होते हैं उनको क्या कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पर। तो पहला है हमारे पास इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट एंटिटीज, ट्रस्ट एंड सोसाइटीज एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। तो ये सारे ही ऑप्शन है, तो ऑल ऑफ द अबव है। If the RBI wants to infuse credit in banking system in our country, which of the following can be done? ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, देखिए समझिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आरबीआई चाहता है कि वो मार्केट में क्रेडिट जो है या कैपिटल जो है वो इन्फ्यूज करे, बढ़ाए, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज CRR, कैश रिजर्व रेशियो को कम करना पड़ेगा। कैश रिजर्व रेशियो कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर अमाउंट जब बैंक अपने पास रखता है तो उसको कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। अगर इसको डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा, तो अल्टीमेटली मार्केट में कैपिटल बढ़ जाएगी और SLR को भी उसको क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द RRBs आर स्पॉन्सर्ड बाय। इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। देखिए RRBs का जो बेसिकली यहाँ पर स्पॉन्सरिंग होती है वो कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक कर सकता है, कोई भी शेड्यूल। जैसे बड़ौदा ग्रामीण बैंक है, आप लोग ने सुना होगा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा करता है इसका स्पॉन्सरशिप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपॉजिट विद रीजनल रूरल बैंक्स आर इंश्योर्ड बाय। तो RRBs के द्वारा जो जब आप पैसा डिपॉजिट करते हो तो उसको इंश्योर्ड कौन करता है, मतलब उसका इंश्योरेंस कौन करता है? तो उसका आंसर है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसका आंसर है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। 15 जुलाई 1978 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, और ये एक्ट 1961 के तहत बना था। DICGC एक्ट 1961 के तहत बना था और इसका मेन काम होता है कि इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना, प्रोवाइडिंग द इंश्योरेंस डिपॉजिट्स के ऊपर और क्रेडिट फैसिलिटीज के ऊपर। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिफाइड टू बी कॉल्ड एज द बैंक इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। तो इसका आंसर जो है बैंक नहीं कहला सकता है, तो वो है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत ये नहीं आती है। नेक्स्ट है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एलिजिबल सिक्योरिटीज बाय RBI इन द मनी मार्केट कैन बी टर्म्ड एज, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो सकता है गाइस वो है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओमो। सिक्योरिटीज को खरीदना, सिक्योरिटीज को बाय करना और एज वेल एज सेल करना, ये दोनों ही काम होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स नॉट यूज्ड इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में कौन सा टर्म यूज नहीं होता है? तो उसका आंसर है GBC। देखिए ओवरड्राफ्ट भी यूज होता है, बेसलाइन भी, RTGS भी यूज होता है, तो बट GBC कोई भी वर्ड नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक एक प्रकार का प्राइवेट बैंक है। RRBs आर मैनेज्ड बाय। तो RRBs को कौन मैनेज करता है? ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैनेज करते हैं इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। RRBs का जो मैनेजिंग होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू होता है, लेकिन ओन्ड कौन करता है इसको समझिए। 3 लोग ओन्ड करते हैं। सबसे पहला होता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा होता है स्पॉन्सर बैंक, स्पॉन्सर बैंक, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% हिस्सा रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का आपका 15% हिस्सा रहता है और 35% हिस्सा रहता है आपका स्पॉन्सर्ड बैंक का, और टोटल ये मिला के आपका हो जाता है 100%, ठीक है। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ चेक इशूड बाय द इंडिविजुअल। तो इनमें से कौन सा चेक नहीं है इंडिविजुअल के द्वारा? तो देखिए बियरर चेक होता है, सुना है, ऑर्डर चेक सुना है, क्रॉस चेक भी सुना है। क्रॉस चेक आपका ये क्रॉसिंग वाला होता है, ठीक है। सेविंग चेक नहीं सुना है, तो सेविंग चेक आपका ये ऑप्शन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। तो बैलेंस शीट में यहाँ पर क्या चीज आपके दिखाती है? तो पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल शो इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब बात करते हैं पेड अप कैपिटल होती क्या है। अमाउंट ऑफ मनी
जो कि रिसीव्ड होता है किससे? शेयर होल्डर से। रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स कब होता है? जब हम एक्सचेंज करते हैं शेयर्स ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो दिस इज टर्म्ड एज पेड अप कैपिटल। आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, बहुत बार ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, CRR कैश रिजर्व रेशियो इज टू बी मेंटेन्ड ऑन नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। SLR इज थस रिक्वायर्ड टू मेंटेन ऑन। ठीक है, SLR किसके तहत मेंटेन किया जाता है? तो याद रखिए इसका आंसर जो है वो है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। जितनी भी उस टाइम पे डिमांड लाइबिलिटीज हैं और जितनी भी टाइम डिपॉजिट लाइबिलिटीज हैं उसके बेसिस पे SLR को मेंटेन किया जाता है। तो ये आंसर शीट है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा और हमारे इस लर्निंग स्पॉट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगा स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का, स्टैटिक जीके का, करंट अफेयर्स का और साथ साथ अदर सब्जेक्ट का भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।